शुभकामनाओं के साथ आज का कैबिनेट ब्रीफिंग आरंभ करते हैं। साथियों, 2025 की पहली कैबिनेट माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को समर्पित की है। इस पहली कैबिनेट मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों से संबंधित बहुत डिस्कशंस किए, कई तरह के एस्पेक्ट्स सामने आए और जो फैसले आज लिए गए वो सारे के सारे किसानों के वेलफेयर से संबंधित है और ये एक सीरीज ऑफ डिसीजंस है, उसके कल्मिनेशन में है। आज सबसे बड़ा एक फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, a scheme which has really made a big difference in farmers' lives, उसका एनहांसमेंट, उसके एलोकेशन को एनहांस किया गया, 69,515 करोड़ किया गया। और ये जिस तरह का अभी तक का अनुभव आया है, जिस तरह से इस स्कीम में यूटिलाइजेशन, जिस तरह से रिस्पांस मिला है, जैसे किसानों के जीवन में जो रियल परिवर्तन आया इस स्कीम से, उसके कारण इस एलोकेशन को एनहांस किया गया है। साथ ही साथ एक 800 करोड़ रुपीस का फंड क्रिएट किया गया है, जो कि फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, बेसिकली किसानों के संबंधित मामलों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और स्पेशली इंश्योरेंस में, बीमा में फास्टर असेसमेंट हो। क्रॉप डैमेज अगर हुआ है, एडवर्स वेदर के कारण कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसका असेसमेंट फास्ट हो, क्लेम सेटलमेंट फास्ट हो और टेक्नोलॉजिकल ट्रूथ से डिस्प्यूट्स में कमी आए। टेक्नोलॉजिकल मेजरमेंट से डिस्प्यूट्स में कमी आए, इसको ध्यान में रखते हुए एक फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी क्रिएट किया गया है। कवरेज बहुत ज्यादा बढ़ा है इन 10 सालों में और कवरेज को और अधिक बढ़ाने के लिए कंप्लीट डिजिटलाइजेशन, एंड टू एंड कंप्लीट डिजिटलाइजेशन, एनरोलमेंट से लेके असेसमेंट, क्लेम सेटलमेंट, पेमेंट, डीबीटी के माध्यम से इसको पूरी चेन को रिवैम्प करने का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और दूसरे संबंधित विभाग कोऑपरेशन से, फाइनेंस से सब मिलके फसल बीमा योजना को एक टोटली नए लेवल पे ले जाएंगे, ऐसा आज निर्णय लिया गया है। अगर इस फसल बीमा योजना का हम एक समरी देखें तो बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आया है किसानों के जीवन में। ये नंबर ऑफ पॉलिसीज की टर्म्स में देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है। अगर हम इसको प्रीमियम के पैरामीटर पे देखें तो दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट बीमा योजना, थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम। पूरे देश में करीब 23 स्टेट्स और यूटीज इसमें शामिल है। चॉइस होती है स्टेट को, जैसे कुछ स्टेट है जो अच्छे वेलफेयर प्रोग्राम्स में भागीदारी नहीं लेना चाहते, तो चॉइस के हिसाब से 23 स्टेट्स एंड यूटीज इसमें है और 20 एम्पैनल्ड इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन है और अगर हम यूपीए से कंपेयर करें, 10 साल पहले के बीमा की योजनाओं से कंपेयर करें, तो उसमें पूरे ब्लॉक को एक यूनिट लिया जाता था या पूरे तहसील को एक यूनिट लिया जाता था। यानी पूरी तहसील में अगर, या पूरे ब्लॉक विच इज अ वेरी लार्ज एरिया, उसमें अगर क्रॉप को डैमेज हो तभी जाके किसी किसान को कुछ मिलता था। यानी प्रैक्टिकली बहुत ही वो स्कीम थी जो कि फार्मर्स के वेलफेयर से रिलेटेड नहीं थी। और मोदी जी ने आके इस स्कीम में बड़ा चेंज किया, इसको फार्म लेवल पे और लोकल एरिया लेवल पे लेके आए। इससे अगर एक लिमिटेड डैमेज होता है तो भी किसानों को इसका बेनिफिट मिल जाता है। नेचुरल कैलामिटीज के अलावा जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस है, कई बार ऐसा होता है कि जब फसल बोई होती है उस समय में गर्मी या सर्दी ज़्यादा हो जाए तो उसकी पैदावार कम हो जाती है, तो एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस में भी इसका कवरेज है। फंडिंग पैटर्न नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स के लिए 90-10 है और बाकी सब स्टेट्स के लिए 50-50 है। प्रीमियम प्री डिफाइंड है जिससे कि कोई डिस्प्यूट नहीं हो और रिमोट सेंसिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का बहुत इसमें यूज है। करीब 4 करोड़ किसानों को इस स्कीम में बेनिफिट मिल रहा है और करीब 39% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री इसके कवरेज में आती है।
सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को। और कई लोग जो समाज में एक अलग तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, वो लोग भी जान लें कि इस स्कीम का 57% बेनिफिट मिलता है ओबीसी, एससी और एसटी को, फार्मर्स को और छोटे फार्मर्स को। तो बहुत ही एक अच्छी स्कीम है। टोटल लास्ट 8 इयर्स में अगर हम देखें तो 1,70,000 करोड़ रुपीस के क्लेम्स किसानों को दिए जा चुके हैं। अगर यही कंपैरिजन इससे पिछले वाले 8 सालों का करें तो 34,000 करोड़ रुपीस के क्लेम थे। कंपेयर टू दैट, द क्लेम्स इन द लास्ट 8 years आर 1,70,000 करोड़। सो दिस क्लियरली शोज कि कैसे किसानों को इस स्कीम का एक डायरेक्ट अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। This reduces the risk of farming, this increases the certainty and protects the farmers against nature's vagaries. साथियों, दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है डीएपी फर्टिलाइजर्स के लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी का पैकेज, वन टाइम स्पेशल पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। किसानों को डीएपी 50 किलो का बैग 1,350 रुपए में मिलेगा। आज दुनिया में जितना भी जियो पॉलिटिकल टेंशंस के कारण, डिसरप्शंस के कारण, वॉर सिचुएशंस के कारण जो भी एक्स्ट्रा बर्डन है, वो एक्स्ट्रा बर्डन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बियर करेगी। ये स्पेशल वन टाइम पैकेज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है साथियों, और ये दिखाता है कि किस तरह से सरकार का कमिटमेंट किसानों के प्रति है। अगर हम आस पड़ोस के देशों में देखें तो 1,350 रुपए पर 50 केजी बैग जो भारत में मिल रहा है, यही सेम क्वांटिटी डीएपी फर्टिलाइजर की पड़ोस के देशों में अगर आप देखोगे तो दिस विल बी मोर देन 3,000 रुपीज पर बैग। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे निर्णय लिया है कि इंटरनेशनल मार्केट में कैसे भी फ्लक्चुएशंस आए, अपने किसानों को हमें सुरक्षित रखना है, उनके ऊपर बर्डन नहीं पड़ने देना है। इसीलिए अगर आप देखोगे आज जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है, आज जो रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आज जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन के कारण कई देश अपने यहाँ स्टोरेज करने में लगे हुए हैं, इन सब के कारण जो मेजर सप्लाई डिसरप्शन हुआ, जिसके कारण इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत बढ़ गए। हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, अभी डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के अधिकारी साथ में थे, साथ में हैं। मार्केट में अगर फेयर प्राइस देखते, कितना 3,000 से ज्यादा मिलता है ये बैग, करीब करीब 3,000 रुपए से ज्यादा में ये बैग मिलता 50 किलो का डीएपी फर्टिलाइजर का। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे आज कैबिनेट में कहा है कि 1,350 रुपए में ही डीएपी का बैग मिलेगा। और ये भी सभी जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करने का प्रयास करते हैं, जो लोग किसानों को ठगने का प्रयास करते हैं, वो लोग भी जान ले कि 1,350 रुपए से ज्यादा अगर किसी ने लेने की कोशिश की, उनके अगेंस्ट भी राज्य सरकारें, और मैं राज्य सरकारों को निवेदन भी करूंगा कि वो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन, लीगल एक्शन ले। साथियों, इस पूरे पैकेज की कॉस्ट करीब करीब 3,850 करोड़ रुपए की आएगी। और ये आप अगर देखोगे तो एक क्लियर कमिटमेंट है। पिछले 10 साल का देखो अगर आप, इन 10 सालों में कभी भी किसी भी तरह के डिसरप्शन आए, चाहे कोविड का डिसरप्शन आया, चाहे वॉर का डिसरप्शन आया, किसी भी इस डिसरप्शन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के ऊपर बोझा नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने वो सारा बोझा सरकार के कंधों पे लेना उचित समझा। और इसका एक स्पष्ट अगर डेटा में देखें आप तो 4 से 14 में सब्सिडी फर्टिलाइजर्स की जाती थी करीब करीब 5.5 लाख करोड़, 4 से 14 में, 2004 से 2014 में। 2014 से 24 में ये करीब 12 लाख करोड़ हो गई, 11.9 लाख करोड़, यानी डबल से भी ज्यादा।
डबल से भी ज्यादा सब्सिडी इन 10 सालों में किसानों को फर्टिलाइजर्स पे दी है और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम भी आया है देश भर में। जहां पर भी जाए हम, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में काम करने का चांस मिला था, मौका मिला था, तो वहाँ किसानों से जितनी भी जगह बात करते, हर जगह किसानों का ये बहुत अच्छा एक इनपुट आता, फीडबैक आता कि सब्सिडी मतलब फर्टिलाइजर का प्राइस मोदी जी ने बढ़ने नहीं दिया। दुनिया भर में प्राइस कहीं कहीं पर भी गया हो, लेकिन वो एक्स्ट्रा बर्डन मोदी जी ने किसानों पे नहीं आने दिया। वो बर्डन सरकार ने अपने कंधों पे लिया। मोदी जी ने ये क्लियर कमिटमेंट किसानों के प्रति दिखाया। ये साथियों दो बहुत बड़े फैसले आज लिए गए और अगर इसको हम देखें तो ये एक पूरी सीरीज है, पूरी सीरीज है। अगर ये सारे फैसले आपके सामने जो रखे हैं, ये फैसले जून में तीसरी टर्म प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बनी, सरकार बनी थर्ड टर्म के लिए, उसके बाद के फैसले। आप इन फैसलों में क्लियर पैटर्न देखेंगे। ये पैटर्न है किसानों के जीवन से जुड़े, किसानों के खेती से जुड़े हर एक एस्पेक्ट, इनपुट से लेके आउटपुट तक, टेक्नोलॉजी से लेके क्वालिटी ऑफ इनपुट्स तक, एजुकेशन से लेके डिजिटलाइजेशन तक, रिस्क को कम करने से लेके मार्केट के सपोर्ट को बढ़ाने तक, यानी 360 डिग्री एनालिसिस अगर आप करो किसानों के किसानी का, खेती का, तो उसमें हर एक एस्पेक्ट में, हर एक डायमेंशन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए सरकार ने एक क्लियर सपोर्ट और क्लियर इन्वेस्टमेंट के फैसले लिए। आप शुरू से अगर देखो, एमएसपी यानी मार्केट सपोर्ट बढ़ाना, सीसीपी यानी बेटर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स बढ़ाना, एग्रीकल्चरल इंफ्रा फंड को एक्सपैंड किया, यानी किस तरह से खेती से रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़े उसको सपोर्ट करना, एडवांस्ड बायोफ्यूल्स, फिर बायो E3 बायोटेक्नोलॉजी को उपयोग में लाना, डिजिटलाइज करना एग्रीकल्चर को, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और उसके लिए साइंटिफिक इनपुट्स देना, एग्रीकल्चर एजुकेशन बढ़ाना, उसको इम्प्रूव करना, लोगों की अवेयरनेस, लाइफ स्टॉक जो उसके साथ सपोर्टिंग इनकम के साधन है उसको बढ़ाना, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान देना, कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू साइंस और टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाना, फिर नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मैनेज करना, फर्टिलाइजर्स का एनपीके, आज डीएपी का फैसला, इनपुट्स की कॉस्ट को कम करना, राइट, आय संरक्षण यानी इनकम को सुरक्षित रखने के फैसले, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि उन्नति, ऑयल सीड्स, फोर्टिफाइड राइस सप्लाई, ये सारे के सारे फैसले किसानों की इनकम को सपोर्ट करने के, उनकी रिस्क को कम करने के, एफसीआई यानी प्रोक्योरमेंट को इंप्रूव करना, नेचुरल फार्मिंग यानी एक सस्टेनेबल वे लाना, तो हर एक तरीके से। और आज के ये दोनों फैसले 22 और 23 नंबर पे अगर टोटल देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस थर्ड टर्म में किसानों से संबंधित टोटल फैसले करीब करीब 6 लाख करोड़ के अब तक हो चुके हैं। 6 लाख करोड़ के ये सारे नंबर्स आपके सामने, और ये करीब करीब सारे आइटम आपके पास में कैबिनेट ब्रीफिंग में, इससे पहले वाले कैबिनेट ब्रीफिंग्स में आ चुके हैं। तो एक तरीके से किसानों की जिंदगी में खुशहाली आए, उनकी जिंदगी में बेटर इनकम रहे, रिस्क कम हो, इन सब विषयों पर ध्यान देके कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स वेलफेयर का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट लेके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए सरकार ने, मोदी जी की इस तीसरी टर्म में फैसले लिए। साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर आपको 2025 की बहुत शुभकामना। नाउ विल टेक क्वेश्चंस। 2 नंबर 2। नमस्कार, मैं संदीप दास फ्रॉम फाइनेंशियल एक्सप्रेस। दिस enhancement of this revamping of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, if you look at the budget estimate, it was for the financial year, it was 14,600 crore roughly for the current financial year. Now yesterday it's 60,000 crore rupees. So what exactly? पूरी स्कीम का एनहांसमेंट है, टोटल स्कीम का जो आउटले है, दैट इज नाउ 66,515 करोड़।
That means it will more state will be added or like what is that? इसमें सब चीजें होंगी. इसमें more farmers will be enrolled, greater coverage will be there, better technology will be included, faster assessments will be made, faster claim settlement. It's a very overhaul, in a sense, जो अब तक का अनुभव आया है, इस अनुभव से एक्सपीरियंस गेन्ड सो फार, उससे इसको कैसे एक स्टेप बेटर करें. अभी तक के अनुभव को लेके हाउ डू वी हैव अ न्यूअर, बेटर, फास्टर फसल बीमा योजना. But this 60,000 is for current fiscal or like ये that? पूरे स्कीम का है, टोटल स्कीम का है. Okay. शिशिर. अच्छा, आप हाईएस्ट प्लीज. मैंने ये लिखा ना, एनहांस्ड एलोकेशन ऑफ ₹6 पर ईयर नहीं लिखा है, ये पूरी स्कीम का है. Yes. What's the period, sir? Total period for 16? 5 साल का होता है मोस्टली, हर एक स्कीम का 5 साल का होता है. और मोस्टली वो जो फाइनेंस कमीशन की टाइमलाइंस होती है उससे मैच करते हैं ऐसी स्कीम्स को. Okay. कितना है, 22 से करेक्ट है ना फाइनेंस? मतलब फाइनेंस 15th फाइनेंस कमीशन, 15th ना, 15th फाइनेंस कमीशन के साथ कोटर्मिनस. सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से. डीएपी के लिए जो सरकार ने एडिशनल पैकेज का ऐलान किया है उसमें पर बैग अगर पूछूं तो कितना इंक्रीमेंट होगा. और आपने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा था चूंकि रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ रही थी, तो कुछ एस्टिमेट कि कितना रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ा और हम कितना कंपनसेट कर रहे हैं. जितना भी बढ़ा वो पूरा कंपेंसेट कर रहे हैं. अगर ये सब्सिडी नहीं दी जाती एक्स्ट्रा, तो अगर सब्सिडी बिल्कुल नहीं देते, मान लो आज मार्केट से खरीदते, राइट, तो जैसा डिपार्टमेंट की तरफ से भी, और डिपार्टमेंट आपको जब अपनी ब्रीफिंग करेंगे तब डिटेल कैलकुलेशन भी देंगे, तो 3,000 रुपये से 3,000 रुपये से ज़्यादा की कॉस्ट आती एक बैग की. वही बैग अब 50 किलो का बैग 1,350 रुपये में. सो ये इतना सारा पोर्शन है जो कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ द केप ऑफ गुड होप, रेड सी से नहीं आता आजकल सामान, केप ऑफ गुड होप से आता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बढ़ गई. तो वो सब देखते हुए ये सब्सिडी काम हो. उसमें तो सर सब्सिडी भी इंक्लूडेड है जो आप कह रहे हैं, एक्स्ट्रा 3,000 पर बैग होता है. बिल्कुल ठीक. लेकिन सब्सिडी को हटा दें तो इस इंसेंटिव पैकेज के तहत पर बैग कितना सब्सिडी मिलेगा. 170. हाँ, करीब करीब 175 के आसपास पर बैग आता. थैंक यू. 126. बट आपको पूरी सब्सिडी को साथ में देखना चाहिए. एग्जैक्ट कैलकुलेशन डिपार्टमेंट आपको बता देगा ना. सर इस साइड सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे, न्यूज़ इंडिया से. सर मेरा सवाल डीएपी को लेकर है कि जो अभी क्वांटिटी आ रही है या जो उपलब्ध है, क्या वो पर्याप्त नहीं है? क्योंकि ये हर साल देखा गया है, पिछले महीने भी मैंने मध्य प्रदेश में कई जगह देखा कि जो बोरी है 50 केजी की, वो 3-3 हज़ार, 3.5-3 हज़ार में भी किसानों को नहीं मिलती. कई जगह मारामारी बहुत ज़्यादा हो जाती, घटनाएं भी होती हैं. तो क्या पर्याप्त डीएपी नहीं है या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो पाता? नहीं, पर्याप्त है और डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत सही है. मैं आपको बताऊं, जब फर्टिलाइजर इनपुट का सीजन आता है तब फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, कोऑपरेशन मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री, इन तीनों का एक ग्रुप बनता है. इस ग्रुप का रेगुलर डे टू डे मॉनिटरिंग होता है. सितंबर के महीने से तो करीब करीब 5 बार मेरे लेवल पे मॉनिटरिंग हुई है रेलवे का मूवमेंट फॉर फर्टिलाइजर्स. तो ऐसा विषय नहीं है, फर्टिलाइजर्स ठीक टाइम पे पहुंचे, प्रोक्योरमेंट टाइम पे हो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पे हो. वो पिछले आप 10 सालों में देखोगे, ये एक अपने आप में इतिहास बना. उससे पहले लाठियां चलानी पड़ती थी. सर प्रशांत हूँ एनडीटीवी से. पहला तो आपने कहा कि फसल बीमा योजना कुछ राज्य हैं जो नहीं अपने यहाँ लागू कर रहे हैं, तो कौन से वो राज्य नाम हैं? नहीं लेना चाहता. आप अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना. नहीं नहीं, उसमें कौन कौन से राज्य अगर बता दे. तो दूसरा सवाल ये है कि एक समस्या आती है कि फसल बीमा योजना में इंश्योरेंस कंपनियां जो क्लेम होता है वो जल्दी नहीं देती हैं. ये कई शिकायत आती है और कई राज्यों ने शायद पेनाल्टी वगैरह का भी प्रोविजन किया है. तो आप लोग क्या इस पे कुछ जल्दी मिले जो क्लेम है? जहाँ पे क्लेम देने में तकलीफ करती है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, वहाँ पे उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाती है और पेनल्टी का भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट भी कलेक्ट हो चुका है. लेकिन जिस तरह से इसका पूरे प्रोग्राम का डिजिटलाइजेशन हुआ है, जिस तरह से इसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, उसके बाद में बहुत स्पष्ट तौर पे फास्टर सेटलमेंट, फास्टर असेसमेंट एंड लेसर डिस्प्यूट्स,
इस फिलॉसफी पे काम हो रहा है और अभी किसानों से अगर आप जाके बात करें और देखें तो एक सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है। 39. प्रश्न ज्यादा लेफ्ट से आते हैं ना, इसलिए नजर उतरी रहती है। Okay, sir. Okay, sir. Prakash Pridashi from ET now. This 3,850 crore will be for the full financial year or just for the remaining months of the financial year, current financial year? वो उसका डिपार्टमेंट आपको डिटेल्स देगा, क्योंकि ये चीजें सीजन से चलती है ना, इसलिए कैबिनेट में अप्रूवल है अप टू, आप अगर नंबर यहाँ पे देखेंगे अप टू 3850। 127. सर, आपने इतने सारे अचीवमेंट बताए कि पिछले एक साल में सरकार ने, मोदी सरकार ने क्या क्या स्टेप उठाए किसानों साढ़े के लिए? छह महीने में। जी जी, 6.5 महीने में। तो किसानों का आंदोलन सर अभी भी चल रहा है, पंजाब में किसान वहां पर आंदोलन पे बैठे हुए हैं, क्या उन लोगों से बात नहीं कर रहे हैं? हम लोग तो कन्विंस हो जाते हैं आपकी बात से, क्या उनको कन्विंस नहीं कर पा रही सरकार? आप हरियाणा के चुनाव के दौरान अगर घूमे होंगे, किसानों ने कितना जबरदस्त फीडबैक दिया था कि आंदोलन वर्सेस रियल वेलफेयर वर्सेस किसानों का भला कैसे इन 10 वर्षों में हुआ, आपने खुद ने देखा है, आपने फीडबैक भी शेयर किया था मेरे साथ। 3 number. 3. Right. एस एस शम्स फ्रॉम उर्दू मीडिया। आपने जो किसानों को दिखाया, आपने तो बिल्कुल जन्नत दिखा दिया, फिर किसान सड़कों पे क्यों आते हैं? बात हो गई ना, अभी तो इनको जवाब दिया मैंने। आप हाँ, ठीक है. सर, मेरा नाम सचिन बुधौलिया है, मैं यूएनआई से हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो डीएपी 1350 पर बैग का है, ये किसानों को एक तो मिलना कब से शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनका बेसिक मूल सवाल यही होगा, और दूसरी चीज़ ये जो स्कीम लॉन्च की है, ये 1350 आगे उनको लगातार मिलता रहेगा, ये कब तक का उनको रहेगा? देखो, सीजन के हिसाब से डीएपी मिलता है और लास्ट ईयर भी ठीक से सप्लाई हुई थी, इस साल भी तैयारी उसकी ऑलरेडी, जैसे सीजन में जैसे रिक्वायरमेंट होगी सप्लाई मिलेगी। और इसमें मैंने आपको, जैसा पहले एक और मित्र ने जो पूछा था, साथी ने, अप टू 3850 करोड़ रुपीस की सब्सिडी आज के कैबिनेट में अप्रूव हुई है। भविष्य के फैसले जैसे होंगे वैसे मैं बताऊंगा। अंतिम प्रश्न है आप टू। अच्छा, आप हैं, ठीक है, उनके बाद आप पूछ लीजिएगा। अंतिम 2 प्रश्न लेने सर। ठीक, ले लो यार, प्रश्न का 78, फिर 2 नंबर ले लीजिए। हेलो सर, प्रशांत हूँ मैं, न्यूज़ 24 से। डीएपी डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा इशू रहता है, अभी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखा गया, विपक्ष ने बड़ा जबरदस्त मुद्दा बनाया कि डीएपी मिलती नहीं है, मतलब हर सभा में भी मुद्दा बनाया गया। तो कितनी सच्चाई है डीएपी? आप देखो, मैं आपको बताया, अभी एक साथी ने जब पूछा था मैंने जवाब दिया आपको। सीजन जब चालू होता है एग्रीकल्चर का, फर्टिलाइजर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शिपिंग, पोर्ट से लेके रेलवे, कोऑपरेशन और फर्टिलाइजर, ये चारों के चारों मंत्रालय, 3 तो मेन जिसका डे टू डे रिव्यू होता है, और एकदम ठीक टाइम पे पहुंचे, ठीक जगह पे पहुंचे, इसकी व्यवस्था होती है। अगर कहीं पे लोगों ने मुद्दा बनाया तो वो अपने पीरियड के डिस्ट्रीब्यूशन को भी याद करें। उनके टाइम में लाठियां चलती थी और आज स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 2 नंबर, आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन। सर नमस्कार, सर संजय अग्रवाल, सर फ्रंट में। सर मेरा ये फंडिंग पैटर्न के ऊपर है सवाल। आप लोग जो दे रहे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स, it's 90-10 and rest of India it's 50-50. So why is this discrepancy, sir? कुछ राज्यों को ज्यादा मदद की जरूरत है, इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स में ट्रांसपोर्टेशन भी मुश्किल रहता है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, फिर भी वहाँ पे एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाता है। ये सुनो ना, अभी अलग से बात करेंगे ना, आज कैबिनेट का डिस्कशन करो। लेट्स बी फोकस्ड यार। चलिए, थैंक यू वंस अगेन, वेरी हैप्पी न्यू ईयर।
एक और फैसला लिया। सीधा प्रसारण आप कैबिनेट के प्रेस वार्ता का देख रहे थे, जहां पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने खास तौर पर यह बात कही कि 2025 की जो ये पहली कैबिनेट रही, ये किसानों के लिए पूरी तरह से समर्पित रही। किसानों के हित में 2 बड़े फैसले लिए गए इस कैबिनेट की बैठक में। पहली बात तो ये कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके आवंटन को बढ़ा दिया गया है। अभी फिलहाल ये 23 राज्यों में ये बीमा योजना लागू है, देश के 23 राज्यों में, और ये इससे करीब 4 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है। तो सबसे बड़ा फैसला 2025 का मोदी सरकार के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा किसानों के हित में। एक और बड़ा फैसला कि तमाम उतार चढ़ाव हो रहे हैं, लेकिन किसानों को जो डीएपी 50 किलो वाला जो बैग है वो सिर्फ 1350 रुपये में मिलना जारी रहेगा। तमाम तरह के उतार चढ़ाव के बावजूद जो भी अतिरिक्त भार है उसको केंद्र सरकार उठाएगी और किसानों को 50 किलो की बोरी सिर्फ 1350 रुपये में मिलती रहेगी। तो ये 2 बड़े फैसले किसानों के हित में 2025 के पहले ही दिन। तो ऐसा कहा जा सकता है कि मोदी सरकार ने, लगता है कि साल 2025 की शुरुआत किसानों के कल्याण से की है और इसीलिए कैबिनेट ने ये 2 बड़े फैसले किए हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे शुरुआत आज के इस वक्त की। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और अब इस वक्त की शुरुआत करते हैं और आज खास तौर पर 3 मुद्दों पर हम बात करेंगे इस वक्त में। एक तो ये कि दिल्ली में वादों की झड़ी लगाने के बाद क्या भ्रम की राजनीति का सहारा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री आतिशी ने पत्र लिखा कि सुनाए मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो एलजी ऑफिस ने लंबा चौड़ा जवाब भेजा है। तो आज सबसे पहले इसी पर बात करेंगे और उसके बाद आज की खास चर्चा करेंगे कि वोट बैंक की सियासत में कितना गड़बड़ झाला किया जाता है। खास मेहमानों के साथ इस पर चर्चा करेंगे कि ये जो धर्मनिरपेक्षता, छद्म धर्मनिरपेक्षता कहिए और तुष्टीकरण, इसको लेकर के कितना गड़बड़ झाला उत्तर से लेकर दक्षिण तक किया जाता है, केंद्र से लेकर राज्य तक किया जाता है। इस पर आज विस्तार से थोड़ी सी बात करेंगे। साल 2025 की शुरुआत है तो राजनीति का ये पहलू थोड़ा विस्तार से समझना और उस पर बात करना जरूरी भी है। और उसके बाद कर्नाटक में जो राज्य सरकार में, सिद्धारमैया सरकार में मंत्री हैं प्रियांक खरगे, और सिर्फ मंत्री नहीं है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के सुपुत्र भी हैं। उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल क्यों? क्योंकि एक ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली कर्नाटक में। याद कीजिए जरा, घड़ी की सुई को कुछ साल पीछे ले जाइए। ऐसे ही एक ठेकेदार ने बीजेपी सरकार के समय में आत्महत्या की थी और उसके बाद बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था उस मुद्दे से। तो अब सिद्धारमैया सरकार के दौरान भी हो रहा है। इस पर भी करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले जरा देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। भाजपा ने कहा गिरगिट की तरह रंग बदलती है आम आदमी पार्टी। नए साल पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र। झूठ बोलने की आदत छोड़ने समेत 5 संकल्प लेने का किया आह्वान। कर्नाटक में एक ठेकेदार की आत्महत्या के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज। राज्य की सिद्धारमैया सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे के इस्तीफे को लेकर बीजेपी का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। देश भर में नए साल की धूम, सुबह से मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने दी नए साल की शुभकामनाएं। देश में आज से शुरू हो रहा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का पहला चरण। छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को एक ही मंच पर मिलेंगे
हजारों शोध और लेख। नए साल पर कड़ाके की ठंड से ठिठुरेगा उत्तर भारत। आने वाले 2 दिनों में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का अनुमान, तो मैदानी इलाकों में और गिरेगा पारा। और भारतीय कॉफी दुनिया भर में बिखेर रही है खुशबू। भारतीय कॉफी निर्यात पहली बार $1 अरब के पार, पिछले वर्ष की तुलना में 29% की बड़ी वृद्धि। तो नए साल में ये पहला इस वक्त है, तो आप सभी दर्शकों को पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पूरे नए साल में सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और इसके बाद शुरुआत करते हैं आज राजधानी दिल्ली की राजनीति से। दिल्ली में आपने लगातार देखा होगा कि वादों की झड़ी लगती रही, लेकिन क्या वो नाकाफी हो गई और अब भ्रम की राजनीति हो रही है क्या? दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले राजनीतिक दलों में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री आतिशी का बयान और चिट्ठी लिखी है कि दिल्ली में जल्द ही तोड़ दिए जाएंगे कई मंदिर। तो उपराज्यपाल ऑफिस ने चिट्ठी का जवाब दिया लिख करके, कहा बेबुनियाद भ्रम फैला रही हैं मुख्यमंत्री आतिशी। दिल्ली में मंदिर तोड़ने की कहीं पर कोई योजना है ही नहीं। मुख्यमंत्री की अपनी और अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री की विफलताओं से ध्यान भटकाने की यह घटिया राजनीति है। ये एलजी ऑफिस ने लिखा है। और साथ में बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री आतिशी पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी के संयोजक के साथ साथ दिल्ली की सीएम भी झूठ ना बोलने का संकल्प ले ले नए साल में। ये वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बीते सालों में तो बहुत झूठ बोल लिया, अब नए साल में कम से कम ना बोलें। और साथ ही केजरीवाल को एक पोस्ट करके याद दिलाया अपना पुराना संकल्प। और इससे पहले आपको याद होगा कल अरविंद केजरीवाल की जो पुजारी ग्रंथि योजना थी, उसका बड़ा जबरदस्त विरोध हुआ। और इतना विरोध हुआ कि विरोध के कारण तो अरविंद केजरीवाल पुराने हनुमान मंदिर से योजना की शुरुआत ही नहीं कर पाए, जो कनॉट प्लेस के पास पुराना प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। और विरोध करने वाले पुजारियों का कहना था कि पिछले 12 सालों से तो 58 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सिर्फ मौलवियों और इमामों को देते रहे वेतन के रूप में। अब जब चुनाव का समय आया तो पुजारियों और ग्रंथियों को याद कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये कहकर पुजारियों ने बड़ा जबरदस्त विरोध किया। फिर कहीं दूसरी जगह से जाकर योजना की शुरुआत कर पाए अरविंद केजरीवाल, पुराने हनुमान मंदिर से बिल्कुल नहीं कर पाए। तो दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ फैला रही है वो मंदिर तोड़ने वाले मुद्दे पर, और साफ तौर पर कहा कि एलजी के यहां से ऐसा कोई आदेश आया ही नहीं है। सुनिए। डीजीएस कमेटी दिल्ली के गृह मंत्री के अंतर्गत अधीन काम करती है और माननीय उपराज्यपाल जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी आदेश उपराज्यपाल कार्यालय से नहीं दिया गया है। तो जब इतना ज्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है तो भाजपा के नेता और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाया। आम आदमी पार्टी उस विचार के साथ आई थी कि हम नई राजनीति लेके आ रहे हैं, और आज की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती सारे राजनीतिक दलों के लिए जो थी वो ये थी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट। एक विचार आम जनता में बना है कि राजनीतिक लोग जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विचार को बदला। हमने राजनीति में प्रामाणिकता को स्थापित किया, और आम आदमी पार्टी उसकी दूसरी एक्सट्रीम है, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। तो सिर्फ बीजेपी नहीं, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली के सीएम पर निशाना साधा और कहा कि वो मुख्य मुद्दों से भागने के लिए इस तरह की बयान देती रहती हैं। आतिशी जी को हर रोज टूटती वो झुग्गी और मकान जो हैं वो नहीं नजर आ रहे हैं, उनके बारे में चर्चा वो नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिर्फ बातों को भटकाना चाहती हैं, मुद्दों से भागना चाहती हैं।
लेकिन आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने भाजपा के बयान को शर्मनाक करार दिया। बहुत ही शर्मनाक बयान है भाजपा की तरफ से, क्योंकि मुख्यमंत्री आतिशी ने बकायदा वो अटैच की चिट्ठी जो भाजपा ने पारित की है आदेश, जिसमें साफ साफ उन्होंने मंदिर तोड़ने की याचिका डाली हुई है। ये ऐसे मंदिर हैं जहां पर लार्ज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पूजा पाठ करते हैं और ये अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है सोसाइटी के अंदर। तो बहुत कुछ वादों की झड़ी के बाद और उस पर उठा पटक के बाद अब ऐसा लगता है कि भ्रम का सहारा है। कहीं वादों की झड़ी नाकाफी पड़ रही है क्या? धीरज कुमार हमारे संवाददाता बड़ी करीब से तीनों पार्टियों को फॉलो भी कर रहे हैं, धीरज से जुड़ते हैं। धीरज, जरा बताइए, वादों की झड़ी का तो एक लंबा सा दौर चला है ना, कि पहले क्या महिलाओं के लिए तो बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना, उस पर कई विवाद हुए, कई तरह की बातें आई। अब इसके बाद फिर पुजारियों की बात आई, पुजारियों के बाद मंदिर भी आ गए कि भाई अब मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो क्या जो वादों की झड़ी थी वो भी कहीं ना कहीं नाकाफी लग रही है क्या? इसलिए मंदिरों के मुद्दे को उठाया जा रहा है, जबकि एलजी ऑफिस साफ तौर पर कह रहा है भ्रम ना फैलाएं, घटिया राजनीति ना करें। देखिए, जो सबसे प्रमुख बात है वो समझने वाली बात है। वो कल भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश कार्यालय ने अपने प्रेस वार्ता में एक भ्रम तोड़ने की जरूर कोशिश की है, और उस भ्रम में उन्होंने जो आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपके संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनके चेहरे के साथ उन्होंने एक पोस्टर जारी किया है, और उस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा हुआ है नया हिंदू केजरीवाल। एक तरीके से जब से जो भ्रामक राजनीति, या कह सकते हैं कि जब से उनके वायदों की राजनीति को एक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता के बीच में जाकर जिस तरीके से उसका पर्दाफाश करने की कोशिश की है, चाहे वो महिला सम्मान की योजना हो या बुजुर्गों के लिए योजना हो, या हम कह सकते हैं जो कल जो इन्होंने जो पुजारी और जो ग्रंथियों के लिए जो योजना इन्होंने बनाई थी, तो उस योजना को धरातल पर जाकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसका पर्दाफाश किया है, और साफ तौर पर ये लोगों को बताने में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कामयाब भी हुए हैं कि आम आदमी पार्टी है वो एक तरीके से यहाँ की जनता को गुमराह कर रही है। चाहे वो यहाँ की महिलाएं हों जिनके लिए सम्मान योजना की बात की जा रही हो, चाहे वो यहाँ के बुजुर्ग हो जिनके स्वास्थ्य की बात की जा रही हो, चाहे यहाँ के पुजारी हो और ग्रंथी हो। ये चेहरा तब से बदला है जब से कल की राजनीति की ओर अगर हम देखते हैं, तो जिस प्रकार से उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपये प्रत्येक महीने देने की घोषणा की, और जिस तरीके से हनुमान मंदिर में कल पूरे दिन मैं वहां रहा और पूरे दिन हम अरविंद केजरीवाल को उस हनुमान मंदिर में खोजते रहे और ये तलाशते रहे कि आखिर अरविंद केजरीवाल कब इस हनुमान मंदिर में आते हैं। और सुबह 11 बजे से लेके और 3 साढ़े 3 बजे तक अरविंद केजरीवाल वहां नहीं पहुंचे, बिल्कुल। अपने पास के मंदिर में किसी पास के मंदिर में जाके उन्होंने इस योजना की शुरुआत कर दी। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां जबकि मैं 4 घंटे रहा, तो 4 घंटे में वहां के जो पुजारी थे और वहां के जो सेवादार थे, तो उन सेवादारों ने हमें साफ तौर पे कहा कि मुझे आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का यह स्कीम नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक 58 करोड़ 30 लाख 90,000 बिल्कुल वो बांट चुके वेतन के तौर पर इमामों को दे दिए। ठीक है, मैं लौटता हूँ धीरज, आपके पास कुछ और सवालों के साथ लौटूंगा। सलाहकार संपादक हमारे विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो से जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर। विनोद जी, बात वही कि पहले तो लगा दी वादों की झड़ी, और वो भी कहीं ना कहीं क्या कम पड़ी, तभी मंदिर के पुजारी के बाद मंदिर की भी याद आई, और वो भी एलजी ऑफिस साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्यों भ्रम और घटिया की राजनीति फैला रहे हैं आप? लाल जी, दरअसल जो भ्रम की सियासत जो आप केजरीवाल का देख रहे हैं, वो उसका अगर दूसरे पहलू में अगर आप समझें तो एक तरह से अरविंद केजरीवाल का ये सोशल मीडिया कैंपेनिंग है। सोशल मीडिया कैंपेनिंग का मतलब आम आदमी पार्टी के लिए ये होता है कि एक र्यूमर मॉन्गरिंग का आप एक पॉलिटिक्स को बीच में आपने लाया है, क्योंकि अब केजरीवाल की राजनीति को अब मुझे लगता है कि देश को थोड़ी सी बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। बिल्कुल।
और बारीकी से समझने की जरूरत ये है कि उनका जो एडवर्टीजमेंट का अपना ये रहा है पॉलिसी में, अभी आप पंजाब में ही देख लीजिए जी जी कि पंजाब में हो क्या रहा है और उसका एडवर्टीजमेंट रंगला पंजाब का कैसे चल रहा है। तो अब एक एक स्टेट में, दिल्ली जैसे छोटे से स्टेट में अगर 200-300 करोड़ रुपए अगर मीडिया पे के बजट में जाता हो तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का एजेंडा क्या होता है। बिल्कुल उस एजेंडे को लेके अभी देखिए कि इलेक्शन का टाइम अभी है सामने में, इलेक्शन के कभी भी अनाउंसमेंट हो सकते हैं। तो एक पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से एक सोशल मीडिया कैंपेनिंग को इस तरह से प्रमोट किया गया है कि समाज के अलग अलग ग्रुप में अलग अलग तरीके से वो एक र्यूमर मॉन्गरिंग होता है। कल आप जिस तरह से जब इमामों के सवाल पे, वेतन के सवाल पे जब यहाँ मुद्दा गरमाया तो आपने जल्दी जल्दी से निर्णय लिया कि हम मंदिरों के पुजारी को भी और ग्रंथियों को भी, साहब को भी देंगे। अब जब उसका विरोध शुरू हुआ कि भैया ये 5 साल 12 साल से जो तुम बांट रहे थे तो पहले इन लोगों को क्यों नहीं याद किया जो अब इलेक्शन के समय में याद कर रहे हो। तो दूसरा फितूर उन्होंने ये दिया कि ये केजरीवाल क्या पार्टी की तरफ से कि ये मंदिर ही तोड़े जा रहे हैं। तो आप ये जो नया हिंदू बन रहे हैं तो उससे होता क्या है दिक्कत कि आप ना हिंदू बन पाते हैं ना मुसलमान बन पाते हैं। आप इस वोट बैंक के पॉलिटिक्स में आप चाहते हैं कि एक तरह से एक र्यूमर बना के खड़ा किया जाए, जो एक बीजेपी का जो पोस्चरिंग है उस पोस्चरिंग में आप उसको एक मंदिर विरोधी बता दें और दूसरी तरफ अपने साथ में आप पुजारियों को खड़ा कर लें। तो ऐसा पॉलिटिक्स में होता नहीं है जमीनी स्तर पे। लेकिन ये जो माहौल बना रहे हैं आज, इस माहौल बनाने में बीजेपी ने एक लीड ले लिया है। बीजेपी ने आज, धीरज बताएंगे इसको विस्तार से, कि बीजेपी ने आज उनको बकायदा पोस्ट ऑफिस जाके चिट्ठी भेजी है और उसमें वो 10 फहरिस्त दिया है। जो 10 फहरिस्त है कि केजरीवाल जी पहले अपने पुराने वादे को याद करो कि क्या हुआ तेरा वादा कि हम कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, क्या हुआ तेरा वादा कि हम बच्चों की कसम खाएंगे, हम राजनीति में नहीं आएंगे, क्या हुआ तेरा वादा कि हम गाड़ी पे फिएट अपना जो वैगन आर पर चढ़ेंगे, हम कई बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे। तो वो क्या हुआ तेरा वादा करके बीजेपी ने जो उनको फेरस दिया है, शायद आज जो सोशल मीडिया पे ये बड़ा ट्रेंडिंग है, केजरीवाल का ये मंदिर तोड़ने वाला ट्रेंडिंग शायद पीछे चला गया। इसलिए पीछे चला गया क्योंकि 2011-12 का अब दौर नहीं है जिस समय आम आदमी पार्टी जो है सोशल मीडिया पर गुब्बारा फुलाया करती थी। गाड़ी की बात की, मुझे अभी भी वो आसमानी कलर वाली वैगन आर कभी कभार याद आती है, कहाँ गई वो, किधर है। लेकिन धीरज, जो रामायण में एक प्रसंग है कि हनुमान जी जब जाते हैं संजीवनी लाने के लिए तो थोड़े से भ्रम में आ जाते हैं कालनेमी को पहचानने में। लेकिन ये जो हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारी हैं, इन्होंने क्या आने से पहले ही पहचान लिया क्या? बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, इन्होंने पहले ही पहचान लिया। और जिस तरीके से पहले ही हम लोग वहां के पुजारी से ये बात जानने की कोशिश की, देखिए आम आदमी पार्टी अगर किसी एजेंडे को सेट करती है तो उससे पहले और भी एजेंडा चलाया जाता है। मुझे एक एजेंडा बताया गया जो कि स्थानीय लोग बता रहे थे कि जो बेरोजगार लोगों का कोई धर्म नहीं होता है, उनकी कोई जात नहीं होती है, मतलब उनका एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश थी। जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो जिस तरीके से पुजारियों के लिए ये इतनी बड़ी घोषणा की है, ये इतनी बड़ी या ग्रंथियों के लिए इतनी बड़ी घोषणा कर दी है, तो एक तरीके से जो पुजारियों का जो वोट बैंक है या ग्रंथियों का जो वोट बैंक है वो पूरी की तरीके से शिफ्ट करके आम आदमी पार्टी के पास चला जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां के पुजारी या वहां के जो सेवादार थे वो साफ तौर पर ये कहते कि आए कि आपने मुझे 11 साल से तो याद किया नहीं, और 11 साल आपने इमामों को 58 करोड़ 30 लाख 90 हजार रुपये बांट दिए, तो अब मेरी याद आपको क्यों आई है? तो अब जो आपको मेरी याद आई है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं लगता है कि आप हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं या आप हमें ठगने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको देना है तो पहले मुझे 2 महीने की तनख्वाह दे दें, पीछे से पहले दीजिए। शुक्र है कि पिछले 12 साल का नहीं मांग लिया कि 12 साल का भी जोड़ के दे दीजिए, साल 2013 से ही। खैर, एक पुजारी का तो ऐसा ही बयान आया होगा, बिल्कुल आया होगा, बयान आया कि आपको हम यहाँ रजिस्ट्रेशन इस योजना की शुरुआत यहाँ से तभी करने देंगे जब आप हमें पुराना जो पैसा है वो हमें जमा कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल
लगता है वादों की झड़ी के बाद ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को इस बार ये एहसास हो रहा है कि ये इस बार का चुनाव सिर्फ वादों की झड़ी लगा करके निकालना बड़ा मुश्किल है। हम लोग चर्चा करते रहेंगे इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जुड़ने के लिए आपका इस खबर पर और विश्लेषण करने के लिए। अभी वक्त लेते हैं, अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इस वक्त में, और उसके बाद खास चर्चा भी जो आज है उसमें भी दिल्ली की राजनीति भी शामिल है कि वोट बैंक की सियासत में राजधानी दिल्ली से लेकर के और पूरे देश में संसद से लेकर के पंचायत तक जो वोट बैंक की सियासत है उसमें असली धर्मनिरपेक्षता कहाँ खो जाती है और तुष्टीकरण सबके सर पर चढ़कर बोलती है। ये जो गड़बड़ झाला है, इसी पर आज खास चर्चा खास मेहमानों के साथ करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि आज जो चर्चा हम नए साल में पहले दिन कर रहे हैं वो थोड़ा व्यापक, उसका कैनवास थोड़ा व्यापक है और ज़रूरी भी है, क्योंकि जो राजनीति अपने देश की है उस पर, उसमें कहाँ कहाँ गड़बड़ झाला हुई है और होती रहती है, उसी पर खास चर्चा करेंगे कि वोट बैंक की सियासत में गड़बड़ झाला बहुत चल रहा है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव याद होगा आपको। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी प्रियंका गांधी की जीत को केरल की वामपंथी सरकार ने कट्टरपंथी जमातों की जीत कहा था। मुख्यमंत्री का बयान था, खुद सीएम विजयन ने इसे जमाते इस्लामी और पीएफआई की जीत करार दिया था। याद कीजिए उस बयान को, हमने आपको इस वक्त में दिखाया भी था। तो संसद भवन में प्रियंका गांधी का अभी कुछ ही दिन पहले फिलिस्तीन वाला बैग, उसको लेकर केरल के सीपीएम और आक्रामक भाषा में प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की वायनाड की जीत को चरमपंथियों की सक्रियता का श्रेय दिया था कि भाई उसी की वजह से, उन्हीं को संतुष्ट करने के लिए ये सब हो रहा है। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र से भी एक बयान आ गया। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने बयान दिया। नीतीश राणे ने प्रियंका गांधी की जीत में चरमपंथियों की भूमिका पर सवाल उठाया। कहा वो तो उन्हीं को एड्रेस कर रही हैं जिन्होंने जिताया है। तो जाहिर है कि अब सीपीएम और कांग्रेस बीजेपी नेता के बयान की निंदा करते हुए इसे केरल की धर्मनिरपेक्षता पर हमला मान रहे हैं। पहले खुद क्या कहा था सीएम ने, वो भी याद कर लीजिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब सीएम विजयन प्रतिबंधित पीएफआई की भूमिका को वायनाड चुनाव में उजागर करते हैं तब तो उनका स्टेटमेंट बड़ा सेक्युलर होता है, लेकिन अगर वही वाली बात नीतीश राणे अपने अंदाज में कह दें तो सांप्रदायिक कैसे हो जाते हैं भाई। इस बीच कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल इसके लिए सीएम विजयन को ही दोषी ठहराते हैं, और वेणुगोपाल का मानना भी है कि इस विवाद की शुरुआत तो केरल की सीपीएम सरकार ने खुद की थी, और अब विजयन मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। लेकिन सीएम विजयन एक कदम और आगे बढ़ गए और अब मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए हिंदू और सनातन परंपरा को कोस रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं वो। सीएम पिनराई विजयन प्रसिद्ध धर्मगुरु नारायण गुरु को लेकर उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है, और विजयन का मानना है कि नारायण गुरु का तो सनातन से कोई लेना देना नहीं रहा है। विजयन पेरियार के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सनातन वर्ण व्यवस्था का धर्म है, इससे जोड़ना संतों का अपमान होता है। तो वामपंथी सोच वाली जो ये सियासत है उसमें कभी हिंदू सनातन धर्म गुरुओं को शायद वो जान ही नहीं पाए, जिसने सनातन में कुरीतियों को लेकर समाज को जागरूक लंबे समय से किया है, लेकिन कभी इसे गाली नहीं दी सनातन को। अब सवाल यह है कि विजयन क्या दूसरे मजहब की कुरीतियों पर कभी कोई टिप्पणी कर पाएंगे क्या? और अगर नहीं कर पाते हैं तो ये वोट बैंक की सियासत से अलग क्यों माना जाएगा भाई? बीजेपी के नेता मुरलीधरन ने कहा है कि सीएम विजयन अपने बयानों से नारायण गुरु के अनुयायियों का भी अपमान कर रहे हैं। विजयन के भाषण का सार यह है कि सनातन से घृणा करनी चाहिए। तो जानकार मानते हैं कि हिंदू समाज में एकता वामपंथियों को हमेशा खतरा लगता है।
जाति विभेद में बांटकर सीपीएम और कांग्रेस हिंदू वोट को यूनाइटेड नहीं होने देना चाहते, जबकि इन दोनों दलों की कोशिश ये होती है कि उधर दूसरी तरफ मुस्लिम वोट पूरा यूनाइटेड रहे। विधानसभा चुनावों में अभी बटोगे तो कटोगे का नारा, इसको लेकर काफी विवाद हुआ था, लेकिन सवाल तो यह है कि केरल में हिंदू समुदाय के उत्पीड़न को लेकर खबरें इस बात की गवाही नहीं देती हैं। तो बीजेपी ने जो केरल के सीएम पिनराई विजयन का बयान है, सनातन को गाली देकर वोट बैंक राजनीति करने का बीजेपी ने आरोप लगाया। देखिए, साल बदल गया पर मानसिकता नहीं बदली। सनातन का अपमान, हिंदुओं का अपमान, यही लेफ्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडी अलायंस की पहचान। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ने शिवलिंग पर जो टिप्पणी की, उससे पहले हमने देखा है कि कांग्रेस और टीएमसी ने उज्जैन महाकाल लोक में राजनाथ जी पूजा अर्चना कर रहे थे, उसका मखौल उड़ाया। हिंदुओं के खिलाफ लगातार जहर उगलने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और अब लेफ्ट पार्टी भी, क्योंकि उन्हें तुष्टीकरण की प्रतिस्पर्धा करनी है, वोट बैंक पॉलिटिक्स में आगे निकलना है, तो हिंदू और सनातन को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। इस श्रृंखला में जिस प्रकार की टिप्पणी मिस्टर पिनराई विजयन ने की है, वो हूबहू उदयनिधि स्टैलिन की सनातन समाप्त वाली टिप्पणी या प्रियंक खड़गे की सनातन बीमारी है, इस प्रकार की टिप्पणी जैसी ही है। तो ये तो दक्षिण की बात हुई, लेकिन दक्षिण से उत्तर तक ये फैला हुआ है। इधर दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ऐसा ही कुछ कर रही है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सम्मान योजना की घोषणा की, तो इसको लेकर कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि जब इमामों का बकाया पैसा ही नहीं दिया गया तो पुजारियों के लिए पैसा आएगा कहां से। कुछ दिनों से इमाम आपके घर के बाहर खड़े हुए हैं, और देखिए, इमाम कोई आने वाली स्कीम नहीं है। सरकार जो है, जो ऐसे इमाम हैं जो उस तरह के स्कूल चलाते हैं, जो रिकग्नाइज्ड होते हैं, उनको तनख्वाह दी जाती है, तो उनको तो आप तनख्वाह दे नहीं पा रहे हो। वही नहीं, अभी मैंने डूटा की दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन की चिट्ठी देखी। 12 कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो दिल्ली सरकार चलाती है पूरी तरीके से, उसमें प्रोफेसरों को तनख्वाह नहीं मिल रही, और आप नई नई स्कीम करो आप नई स्कीम, लेकिन फिर क्या भरोसा रहेगा जब अभी आप पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हो, तो आगे चल के कहां से ये सब धन संपत्ति लाओगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। तो वहीं जो ये योजना थी पुजारी ग्रंथि वाली, तो दिल्ली के पुजारियों ने भी आम आदमी पार्टी की योजना को नकार दिया। सारी घोषणाओं के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली में खजाना ही खजाना उड़ रहा है। हमें 18,000 निकलने चाहिए भैया। आपने 17 महीना से आपके जो आका हैं, हमारे मुसलमान आपके जो हैं, एक कोड जो बना के रखे थे, आज जब हिंदू एक हो रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हमें हिंदुओं की जरूरत, ब्राह्मणों की जरूरत, ग्रंथियों की जरूरत पड़ रही है। हमें ऐसे नहीं चाहिए भैया। तो वोट बैंक की सियासत में ये जो गड़बड़ झाला हो रहा है, इसी पर बात करने के लिए आज खास मेहमानों के साथ हम जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यहाँ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ में हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई आप दोनों को, एसएन सिंह जी और संदीप त्रिपाठी जी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहाँ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। मैं चर्चा को विस्तार देता हूँ विनोद जी के जरिए। विनोद जी, ये जो बयान इस तरह के आते हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा, ए राजा ने क्या कहा, तो उस पर फिर प्रियंक खड़गे ने कैसे समर्थन किया, अब जा करके ये केरल से भी पहले भी बयान इस तरह के आते रहे, लेकिन ये जो बयान आ रहे हैं, क्या एकदम से बिल्कुल कहीं भी ये नहीं लग रहा कि ये कितना बड़ा गड़बड़ झाला है? जब अपने को सूट ना करे तब प्रियंका गांधी जी वाड्रा के बारे में कह दो कि ये तो पीएफआई की जीत है, ये तो जमाते इस्लामी की जीत है, और जब सूट करे तो कहो नहीं, ये जो बीजेपी वाले यही बात जो बोल रहे हैं ना, ये कम्युनल बात है। यही कर रहे हैं क्या वहां पर केरल के सीपीएम वाले? लाल जी, आप इसको कह सकते हैं, आपकी की रिपोर्ट से आता हूं तो ये वोट बैंक के पॉलिटिक्स के सियासत में एक बैलेंस करने की कोशिश हो रही है। बैलेंस करने की कोशिश ये है कि वायनाड से जब प्रियंका गांधी जीत के आई थी,
और संसद में जब आपने प्रियंका गांधी के उस फिलिस्तीन वाले बैग को देखा था तो शायद ये सीपीएम को लगा था कि प्रियंका गांधी एक कदम आगे बढ़ के पॉलिटिक्स कर रही है जी। तो जिस फिलिस्तीन को लेके वहाँ केरल में पीएफआई और बाकी जो जमात इस्लामी के लोगों ने लगातार एक मोर्चा बनाया हुआ था प्रोटेस्ट से लेके सब कुछ, तो सीपीएम को कहीं से लगा कि वो शायद वो पीछे हट रही है उस कंपटीशन में। प्रियंका गांधी ने लगातार ट्वीट करके और सब चीज़ों को बताते हुए केरल के जो वहाँ पे जमात इस्लामी का और पीएफआई का जो मूवमेंट था प्रतिबंधित संगठन का, उसको आगे बढ़ाया था। वायनाड में उसका फायदा प्रियंका जी को मिला, प्रियंका जी भारी मतों से जीत के आई थी। तो इसके बाद एक लगातार कैंपेनिंग सीपीएम की तरफ से शुरू हुआ। सीपीएम के पोलित ब्यूरो से लेके और सीपीएम के खुद चीफ मिनिस्टर तक ने ये कहा कि ये जो जीत है वायनाड से प्रियंका गांधी की, वो दरअसल जीत जमात इस्लामी और पीएफआई की जीत है जी। कि वो प्रतिबंधित संगठनों से समर्थन लेके ही प्रियंका गांधी ने ये कामयाबी ली है। तो उस समय में ये बात ये जोर पकड़ने लगा कि शायद मुस्लिम वोट के बैंक को एक तरह से विजयन ने इनवाइट किया है। अब ये कोर्स ऑफ करेक्शन इसको आप कह लीजिए कि परसों जब एक विजयन का सीएम विजयन के मशहूर केरल के जो नारायण गुरु हैं उनके एक अनुयायियों की एक बैठक में जब वो थे और जब वो भाषण कर रहे थे तो उन्होंने सीधा सवाल खड़ा कर दिया कि सनातन से नारायण गुरु का कोई लेना देना नहीं है। नारायण गुरु तो एक तरह से सनातन के खिलाफ में ये सारी चीजें किए थे। सनातन को एक तरफ से वो बताते हुए आगे बढ़े कि विजयन का मानना है कि सनातन तो वर्णों का एक व्यवस्था है, वो एक वर्ण वाली पार्टी है और वो एक तरह से निंदनीय है, इसलिए सनातन को एक तरह से उन्होंने धिक्कार देते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब सवाल ये है कि अचानक ये जो मूड बदला है विजयन का और विजयन जो यू टर्न लेते हुए सीधे सनातन को ही एक निशाना बनाते हुए जो एक दूसरे जमात को खुश करने में लगे हैं, तो सवाल तो उठेगा ही। तो बीजेपी ने इसका, केरल बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया है। केरल बीजेपी ने कहा है कि जो काम कांग्रेस अभी तक वहां कर रही थी तमिलनाडु से चलते हुए कर्नाटक में, सनातन को बीमारी डेंगू मलेरिया सब क्या क्या बताए जा रही थी, वही काम अब विजयन ने केरल में किया है। तो उन्हें कहा कि आप जो लोगों को बता रहे हो कि सनातन घृणा करने वाली ये है धर्म है, तो आप कम से कम ये ऐसा अनुशंसा और ऐसी चीजें किसी दूसरे धर्म में करके तो देखो कि जिसमें कई कुरीतियां हैं, जिसमें के कारण पिछड़ा हुआ समाज है, जिसके कारण अशिक्षा है, तो एक बार आप दूसरे धर्म के बारे में भी करके देखो। बिल्कुल। तो ये सनातन को ही लेके आपका ये पूरे प्रोग्रेसिव थॉट कैसे आ जाता है? तो ये सीधा सीधी जो काउंटर बैलेंस है ये केरल में सीपीएम करने की कोशिश की है। लेकिन गंभीर सवाल तो ये है लाल जी, ठीक है, कि ये वामपंथी बुद्धिजीवी जो इस देश में लगातार चला रहे हैं इस मूवमेंट को, कि सनातन को आप एक तरह से इस तरह से व्याख्या करते हैं, तो कम से कम अभी योगी जी जो महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं इस बार प्रयागराज में, तो वहां आना चाहिए और सनातन को दरअसल समझना चाहिए कि सनातन है क्या। और मैं तो उन सारे बुद्धिजीवियों को कहता हूं कि अगर सनातन को समझना है, सनातन धर्म को समझना है, संस्कृति को समझना है, तो आपको एक बार प्रयागराज कुंभ जरूर आना चाहिए। तब शायद आपके दिमाग में ये जितने पूर्वाग्रह हैं वो शायद पूर्वाग्रह के बादल छटेंगे। बिल्कुल, ये पूर्वाग्रह के बादल छटेंगे। और सनातन क्या है, मुझे लगता है सनातन ऐसी टिप्पणियों के अधीन है नहीं। ठीक है, सनातन किस तरह सनातन है वो लोग देख रहे हैं और फिर उसका नज़ारा दिखेगा भी। लेकिन संदीप जी, थोड़ी सी चुनौती बढ़ गई है। जो लग रहा था संदीप जी कि केरल में जो चुनाव होने वाले हैं तो उसमें सीपीएम ने थोड़ा सा मैदान छोड़ा और उस तरह की टिप्पणी करके कि ये पीएफआई की जीत है, जमाते इस्लामी की जीत है, लेकिन अब लगता है वो वापस उस पर आ रहे हैं, तो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ेगी। अब कांग्रेस ऐसा क्या करेगी जो कि वो वोट बैंक सीपीएम के पास वापस ना जाए? बताइए, क्या ऐसा करेंगे? कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? कैसे जवाब देंगे पिनाराई विजयन को और सीपीएम को? संदीप जी। लालचंद जी, नववर्ष की आपको, आप डीडी न्यूज के दर्शकों को, समस्त देशवासियों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी की और अपने तरफ से मैं देता हूं जी। बात अभी आपने कही कि
एक धर्म की राजनीति पर आपकी क्या टिप्पणी है, आपकी क्या सोच है? मैं आपकी बहुत सारी डिबेट में ये बात लगातार कहता हूं कि कांग्रेस धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती है और इसका हमने नुकसान भी झेला है, मंडल के जो है समय भी और कमंडल के समय में भी। वही वजह रही कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य हम यहाँ पर सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन हमने कभी भी इतने दिन सत्ता से बाहर रहने के बाद भी धर्म और जाति के राजनीति का अपना हथियार नहीं बनाया। अब अभी विनोद जी ने कहा कि कुंभ योगी जी करा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, कुंभ कोई कराता नहीं है। कुंभ इस देश की जनता करती है, साधु सन्यासी करते हैं, उसमें आप सहयोग करते हैं। और आज से नहीं हो रहा है कुंभ सत्य है, सनातन है, पता नहीं कितने हजारों वर्ष से होता चला आया है। ये कह देना कि योगी जी करा रहे हैं, मुझे लगता है कि गलत है। और इस बात पे भी मेरी आपत्ति है कि जिस तरीके से कुंभ में स्पेशल लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, और कुंभ इसलिए कि मैं नजदीक का ही हूँ, और विनोद जी भी इस बात को भी जानते होंगे कि आप वहां पर जो बुजुर्ग जाते हैं कल्पवास में, उनके लिए संगम नजदीक होना चाहिए। आपने जो है 4-4, 5-5 किलोमीटर उनको फेंक दिया और नजदीक में आप बनाकर कुटी बनाकर 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए पे उसको उठा रहे हैं। तो आप कमाने का काम कर रहे हैं वहां पर या धर्म का काम कर रहे हैं, हम ये समझना चाहते हैं। कहीं वही मॉडल तो आप नहीं अपनाते हैं कि मंदिरों को तोड़ते हैं जो है काशी में, और उसके बाद 300 रुपए दर्शन का आप लेते हैं, 2100 रुपए जो है आप वहां पर रुद्राभिषेक का लेते हैं, अलग अलग पूजा का आप विधान बनाकर 1-1 लाख रुपए तक आप वहां पर वसूली करते हैं, और अंग्रेजी कंपनियों को देते हैं वहां पर रिहायशी जो कॉरिडोर बना है उसके संचालन की जिम्मेदारी। अच्छा, कुंभ की व्यवस्था पर बाद में बात कर लेंगे हम लोग। नहीं सर, बात यह है धार्मिक राजनीति का विषय, और धार्मिक होना या ना होना होता क्या है सर। हम बताते हैं कि कैसे हम सनातन के लिए या अपने धर्म के लिए या देश की संस्कृति के लिए काम किया। 2008 में सर गंगा नदी घोषित हुई राष्ट्रीय नदी, कोई हो हल्ला हमने किया, कोई प्रचार किया क्या? हमने बताया कि हम सनातनी है इसलिए राष्ट्रीय नदी घोषित कर रहे हैं? सर और मैं बता रहा हूँ सर, और बताता हूँ 2009 में मैं ये गुजारिश कर रहा था कि सनातन के प्रति जो आपका कमिटमेंट है उस पर हम लोग कर लेंगे बात कि कितना धर्म कितनी जाति की राजनीति कौन कर रहा है। मैं ये कह रहा था कि जो केरल में जो ये नई चुनौती सीपीएम और पिनराई विजयन दे रहे हैं, इससे कैसे निपटिएगा? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बीच में मैदान खाली किया था आपका, ताकि जो है मुस्लिम वोट बैंक आपको बिल्कुल मिल जाए पूरी तरह, लेकिन अब फिर से वो वापस उस पर आ रहा है। हम वही पहुंच रहे हैं, वहीं सर केरल पहुंच रहे हैं सर। बस संगम में थोड़ा सा 2 मिनट आधा मिनट और रहूंगा। तो सर जिस तरीके से हमने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया, हमने 2009 में सर पहली बार दीपावली मनाई गई है व्हाइट हाउस में। दीपावली पर्व उस समय बहुत सारे देशों में हमने मनवाया, तो हमने क्या उसका ढंढोरा पीटा? नहीं पीटा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप फिर से कुंभ के आसपास घूम रहे हैं। नए के हिंदू बन रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, ये हिंदू की बात तो करते हैं। ठीक है, मैं अब एसएन सिंह जी को जरा लाता हूं चर्चा में। एसएन सिंह जी बताइए। नहीं है, अब आते हैं सर केरल पे। सर आप 1.5-2 मिनट के आसपास, मुझे लगता है प्रयागराज के बड़े नजदीक रहते हैं संदीप जी, इसीलिए प्रयागराज पर बोलते रहे। ठीक है, दूसरे दौर में बोलिएगा। एसएन सिंह जी बताइए। एसएन सिंह जी, वहां से जिस तरह की बातें आ रही हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी ने, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, केरल में एक तीसरा कोना खड़ा करके आपने केरल की राजनीति में ना एक कंपन सा ला दिया है, इसीलिए इधर से उधर लोग शिफ्ट कर रहे हैं, चाहे पिनराई विजयन हो या कांग्रेस। नहीं, देखिए एक चीज तो स्पष्ट है कि बिना सनातन के किसी का काम चलना नहीं है। हाँ, वो हाफ टाइम तक सनातन को गाली दीजिए और बाद में वो चुनाव के समय में नकली हिंदू बन जाइए। चाहे राहुल गांधी जी को भी आप देखते हो, केजरीवाल जी को भी देखते होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं और बाद में सनातन के तमाम ऐसे धार्मिक जगहों पर जाके अनुष्ठान करते हैं। अब मैं आता हूं कि होता क्या है। देखिए, वो आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी देश में 2 विचारधारा काम कर रही थी। एक विचारधारा जिसको आप सनातन को लेके चलेंगे, सनातन मतलब शाश्वत, सनातन माने जो सबको, सर्वे भवन्तु सुखिनो, जिसमें जटायु भी हैं, जिसमें सबरी भी है, जिसमें बानर भी है, भालू भी है, वृक्ष भी है, राम भी है, कृष्ण भी है, वो सनातन है जो सबको लेकर चलता है। एक दूसरी विचारधारा आती है जो विस्तारवादी विचारधारा होती है, जो तलवार के दम पर अपने धर्म का विस्तार करती है, लोगों का गला काटती है, सताती है। तो भारत के बहुत सारे लोग वो बंटवारे के बाद भी उस विचारधारा के साथ खड़े रह गए कि भाई हम हाफ टाइम तक सनातन को मानेंगे, जब जब आवश्यकता पड़ेगी
चूज के हिसाब से, और बाद में हम सनातन को हिंदू, डेंगू, मलेरिया क्या क्या कहते रहेंगे। कांग्रेस के मित्र ने कहा हमने धर्म नहीं कहते, हम आज उसी पर लेकर चलते हैं, केरल पर ही चर्चा करते हैं। भाई केरल में जो बयान आता है वो वहीं से नहीं आता है। इसके पहले भी आप ये कह रहे थे कि हम धर्म पे बात ही नहीं करते, इस नाते मैंने कहा राहुल गांधी जी कहते हैं हिंदू हिंसक होते हैं, दूसरे किसी धर्म पे कोई टिप्पणी की हो तो आप बता दीजिए, नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि हिंदू लड़के मंदिर लड़कियां छेड़ने जाते हैं, किसी धर्म पे टिप्पणी किए हो तो बता दें। इन्होंने कहा हम धर्म की राजनीति ही नहीं करते हैं। भाई आप एक धर्म की नसबंदी, दूसरे धर्म की खुलबंदी की योजना आप ले आते हैं, एक धर्म को बार बार रिजर्वेशन देने की बात करते हैं जो संविधान में है ही नहीं है, एक धर्म की शिक्षा ले आते हैं बदल के, एक धर्म की शिक्षा नीति ले आते हैं। तो मैं कह रहा हूं ये, और लास्ट में मैं यहाँ पे डंके के चोट पर कह रहा हूं और चुनौती दे रहा हूं कि ये कह दें कि जितने लोग सनातन को मानते हैं उनका वोट कांग्रेस को नहीं चाहिए। अगर आज ये कह दें अगर सनातन का वोट चाहिए तो सनातन को आहत करके, सनातन को गाली देकर मुझे नहीं लगता है वो कि देश में कोई राजनीति कर पाएगा। अब ये आ रहे थे मंदिर तोड़ा कौन और मस्जिद तोड़ा कौन। साहब जो सरकार नहीं उसमें शामिल थी, जिसपे आप आरोप भी नहीं लगा सकते थे, उस हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सरकार आप गिराते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको सोचना और समझना होगा कि बात उठ रही थी केरल से, कि केरल में कहा गया कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी क्या पीएफआई के समर्थन के नाते, क्या मुस्लिम लीग के समर्थन के नाते, क्या आतंकवादियों के समर्थन के नाते जीती है, जैसा लेफ्ट कह रहा है, जैसे लेफ्ट के लोग करें, आप स्वीकारिए या न करिए, लेकिन आप सनातन पर चले गए, क्यों सनातन पर जाते हैं? आप स्वीकारिए या मना कर दिया, आप कहिए कि लेफ्ट गलत है। संदीप जी एक लाइन का काउंटर कीजिए। यशवंत जी ने कहा कि आप कह दीजिए कि सनातन का वोट नहीं चाहिए, भैया हम कब कैसे कह सकते हैं? हमने बताया तो हम तो अपने काम बताते हैं सनातन के लिए, आप नहीं बता पाओगे। हम 16 राज्यों में गोरक्षा अधिनियम लागू किए, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया, और गौ माता को राष्ट्रीय जो है वो घोषित कर दिए राष्ट्रीय माता। क्या दिक्कत है? क्या करते हैं? आप जाइएगा गोवा में, कहिएगा भी पूरी उपलब्ध रहेगी। ये मनोहर पर्रिकर जी आज नहीं है दुनिया में। अरे कहाँ लेके चले गए आप? क्या क्या कर रहे हैं? साधुओं को गोलियों से भूनने का काम आप करते हैं, हिंदुओं को हिंसक आप बताते हैं, हिंदुओं को आतंकवादी आप कहते हैं, राम और रामेश्वरम पर सवाल आप उठाते हैं। कौन कहा? भैया जाके किसी मंदिर में आप लिखते हैं कि मेरा धर्म ही हिंदू है, मेरा धर्म हिंदू है ही नहीं है, दोनों चीजें आप करते, कौन मना किया है? आप एक को स्वीकारेंगे ना, आप एक को, धर्म सभी बराबर है, धर्म सभी अच्छे हैं, आप ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आप किस धर्म के हैं, ना आपके नेता डिसाइड कर पा रहे हैं कि आप किस धर्म के। आज पूछा जा रहा है कि केरल के जो मुख्यमंत्री ने कहा आदरणीय प्रियंका जी के लिए कि उन्होंने आतंकवादियों का साथ लिया, आतंकवादियों के साथ के नाते जीती, हाँ कि ना, यही तो पूछा जा रहा है। कहां कहां की बातें आप कर रहे हैं? आप कहिए कि केरल के मुख्यमंत्री ने गलत कहा। ठीक है, मैं लौटता हूं, मैं आप सभी के पास लौटूंगा। संदीप जी आपके पास भी लौटूंगा। 10 सेकंड बोलिए, 10 सेकंड बोल लीजिए। यशवंत, अगर आप में हिम्मत है थोड़ा भी, अगर आप कहते हो कि हम बढ़ के सनातनी हिंदू के ठेकेदार लंबरदार हैं, तो आज नेशनल चैनल पर कह दीजिए कि मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। है हिम्मत? कहिए मोदी जी पता है पिछवाड़े पर मारेंगे और लौट आइएगा फिर उत्तर। शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा को रखिए, शब्दों की मर्यादा को रखिएगा, शब्दों की मर्यादा को रखिएगा। मैं लौटता हूं, मैं आप दोनों के पास लौटता हूं। मुझे प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट, क्योंकि नारायण गुरु पर सीएम ने, केरल के सीएम ने टिप्पणी, मैं आ रहा हूं, सीएम ने टिप्पणी कर दी नारायण गुरु पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के प्रसिद्ध धर्मगुरु नारायण गुरु के विषय में क्या कहा था, इसको जरा सुन लेते हैं। श्री नारायण गुरु ने आधुनिकता की बात की, लेकिन साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को समृद्ध भी करने का निरंतर काम किया। उन्होंने शिक्षा और विज्ञान की बात बताई, लेकिन साथ ही धर्म और आस्था की हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा को गौरव बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहे। नारायण गुरु जी ने धर्म को शोधित किया, परिमार्जित किया,
समयानुकूल परिवर्तन किया, काल बाह्य चीजों को छोड़ा। उन्होंने रूढ़ियों और बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाया। नारायण गुरु जी की उसी प्रेरणा को लेकर देश गरीबों, दलितों, पिछड़ों की सेवा कर रहा है। उन्हें उनके हक का जो मिलना चाहिए, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, उसको, उन अधिकारों को देना, ये हमारी प्राथमिकता रहा है। तो ये जो सनातन की परंपरा है, ये जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी परिमार्जन और परिवर्तन की है। उसी बात को प्रधानमंत्री उल्लेख कर रहे थे। और शायद लगता है वामपंथी सोच जो होती है वो इस परिमार्जन को, इस परिवर्तन को और सनातन की शाश्वतता को समझ ही नहीं पाती है। इसीलिए इस तरह के सवाल उठते हैं। विनोद जी के पास मैं चलता हूं, हमारे सलाहकार संपादक। विनोद जी, जरा मैंने जो ये बात अभी कही कि शायद ये लोग परिवर्तन, परिमार्जन जो सनातन का एक अभिन्न अंग है और समय समय पर होते रहे, ऐसे अगर उदाहरण गिनाने जाए तो लंबी लिस्ट गिना देंगे कि कब कब परिमार्जन और परिवर्तन हुआ है। इसको वामपंथी सोच समझ नहीं पाती, इसलिए इस तरह की टिप्पणी कर डालती है क्या? त्रिपाठी जी, अगर ये कहें तो हमने पीएम मोदी का जो ये चलाया है साउंड बाइट, ये बहुत पुराना है। ये सिर्फ इसलिए हम आज अभी आपकी चर्चा में लेके आए हैं कि पहले नारायण गुरु को ही समझ लीजिए। डिस्कशन करने से पहले आपकी कांग्रेस पार्टी या लेफ्ट आज तक जाना ही नहीं कि ये नारायण गुरु हैं कौन, और आज आप उनके अनुयायियों को ये बता रहे हैं और उनके मंडल में जाके आप ये कह रहे हैं कि नारायण गुरु तो सनातन में से है ही नहीं। तो आपका इरादा सिर्फ इतना ही है कि हिंदू बटे और एक जगह दूसरा समुदाय जो है वो यूनाइटेड रहे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो आपने सुना कि वो ये बता रहे थे कि नारायण गुरु का भारतीय संत परंपरा में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कि ये सनातन परंपरा को रिडिफाइन करने में, उसकी कुरीतियों को दूर करने में एक अग्रणी भूमिका रही है। उसमें कोई जाति संत की होती नहीं है, जात न पूछो साधु की। और आप तो कम से कम त्रिपाठी जी प्रयागराज के हैं, आप कुंभ की महिमा को बताते बताते आप कहां से कहां चले गए। मैं आप अफसोस करता हूं इस बात को। मैं कुंभ की बात इसलिए कह रहा था कि जिस कुंभ में हम जाते हैं, जहां 4 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग एक दिन में डुबकी लेते हैं, जितने लोग वहां आज की तारीख में आएंगे उतना किसी बड़े देश की पॉपुलेशन नहीं होगा। उस जगह पे आप जाएंगे तो कौन संत है, कौन वहां पे गृहस्थ है, किसी की कोई जात नहीं है। ये सनातन है। बिल्कुल, ये परंपरा में आप खो जाते हैं। ठीक है। आप हमसे ज्यादा जानकार हैं, आप प्रयागराज से हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं कुंभ की परंपरा को और कुंभ की सनातन को। उस चीज को आप मैं आता हूं, आप इस चीज को आप एक भ्रामक तरीके से, जब सनातन को अपमान करना होता है, सनातन को आपको बांटना होता है, तो अब आप ये जाति व्यवस्था लेते हैं। आप बड़े गर्व से कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति की बात नहीं करती है। राहुल गांधी सोते उठते जागते कौन जात हो भाई, जाति की बात ही कर रहे हैं। सब और तो पूछते आप रहते लोग कितना बेशर्म हो रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हमारे जाति की बात। अरे जाति और धर्म छोड़ के इस कांग्रेस पार्टी में कुछ रह गया है? क्या बात करते हैं, आप लोगों को गुमराह करते हैं आप लोग। और आप एक तरह से नेशनल ब्रॉडकास्टर पे बोलते हैं कि हमारे पार्टी में जात धर्म की बात नहीं होती है। नहीं, वो तो मैं हुई है, काफी हुई है। कुंभ के उस महान गरिमा, महान परंपरा की बात कह रहा हूं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी नारायण गुरु के बारे में बता रहे थे। उनके अनुयायियों को आपने, या आपके पार्टी जो इंडिया गठबंधन है, वो एक तरह से उनके अनुयायियों को अपमानित करते हैं जब ये कहते हैं कि सनातन में धर्म से कोई सरोकार नारायण गुरु का रहा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। हाँ, 10 सेकंड आप बोल लीजिए, फिर 10 सेकंड के बाद आ रहा हूं संदीप जी। संदीप जी की मर्यादा आपने देखा, संस्कार देखा, विचार देखा, व्यवहार देखा, सब आपके चैनल पर दिखा। मैं कह रहा हूं ये सनातन को मानने वाले लोग हैं, तो सनातन का सबसे बड़ा केंद्र भगवान राम है और भगवान कृष्ण है। इनके 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री हुए और वर्तमान में भी बड़े हमको तो लग रहा है सब लोग भारत में ही रहते हैं। ये अयोध्या और काशी मथुरा जाने से क्यों डरते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सनातन आपको अच्छा लगता है
ठीक तो है। आप क्यों नहीं सनातन को पूर्णता अपनाते हैं? भाई आप अब नेहरू संदीप जी जी के का जवाब। परिवार को स्वतः आज इस संदीप जी चैनल का पर जवाब। संदीप जी जरूर बताएंगे। बताइए, संदीप कि जी, बताइए। मोतीलाल नेहरू जी सनातन परंपरा को मानते थे। सनातन परंपरा को छोड़ के दूसरा कौन दूसरे धर्म में संदीप जी चला के लिए गया बहुत सारे और सवाल हो किसके गए। कहने पे चला गया ये बताएंगे। बहुत सारे आप सवाल हो तीसरा- गए, इसलिए संदीप जी का तीसरा जवाब। काशी को ढकने का कार्य कौन किया? सनातन को ठीक है, मानने ठीक है, आप वाले। जवाब देने दीजिए। काशी तो मंदिरों का जवाब देने शहर दीजिए था। अब, जब जवाब। एक मुगल शासक आता है तो काशी को ढकने का कार्य बोलिए, कौन बोलिए, किया? बोलिए, संदीप और जी, बोलिए। चौथा, जो संगम की बात करते हैं कि संगम अब लोग संदीप अपने जी, आप अब से संदीप जाते जी हैं। का जवाब। लास्ट वाला, संगम लोग अपने आप से जाते हैं, सरकार व्यवस्था प्रदान करती है। बिल्कुल, अगर व्यवस्था तो कोई करनी, सही बात है। चूक हो जाएगा तो आप कहेंगे सरकार ने क्या किया? ठीक है। आज भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य दीपोत्सव, नहीं, व्यवस्था का श्रेय दिव्य जाना दीपोत्सव चाहिए, हो रहा चाहे है, जो भी रंगोत्सव सरकार हो रहा है। हो। जो तो भी आपको सरकार रहे, तकलीफ हो व्यवस्था रही का है, श्रेय जाना। अब क्योंकि ना संदीप जी का आप जवाब। सनातन के हैं ना आप सनातन को संदीप जी मानते का जवाब, संदीप जी दीजिए जवाब। नहीं, बड़ी 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 मजेदार बात कही यशन जी। जिस तरीके से अभी आपने कहा और सवाल खड़े किए, मैं सिर्फ एक उदाहरण नहीं हजारों उदाहरण सनातन पर दे सकता। अरे मैंने पूछा राम पे बताइए ना, भगवान राम के मंदिर गए क्या? जवाहरलाल नेहरू जी गए क्या? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी गए क्या? राजीव गांधी जी गए क्या? पूरा देश सुन रहा है। राहुल गांधी जी गए क्या? प्रियंका गांधी जी गई जवाब क्या? देने दीजिए, और जवाब नहीं देने गई दीजिए तो अब। क्यों नहीं गई? नहीं सर, एसएन सिंह जी, मुस्लिम एसएन धर्म को सिंह जी, मानने वाले मक्का मदीना एसएन जानते सिंह हैं जी, ना। एसएन हिंदू सिंह जी, धर्म को मानने वाले संदीप तो जी जाएंगे हमारे ना। साथ जूम बोले, पर बोले संदीप जी बोल के भी बताएं। जो जिस धर्म को मानता है अपने आस्था, अपने ईश, अपने जगदीश के पास जाएगा ना। आज बताएं क्यों नहीं जाते हैं? जाना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं, स्वागत है। आप बताइए, इधर उधर की बातें नहीं होगी। आप बताइए, जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म के अपने ईश और जगदीश के जगह पे जाता है ना। आप अयोध्या और काशी मथुरा क्यों नहीं जाते? आप बताइए यहाँ पे। चलिए आप बोल लीजिए, हम बोलेंगे। अरे मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, आप नहीं, जवाब दूसरे दीजिए, तरफ जा रहे हैं। जवाब दीजिए। संदीप जी जवाब मैं चुप हूं, दीजिए। जवाब दीजिए। संदीप जी जवाब दीजिए। पर भगवान राम जी जब आए हैं इस धरती पे, उसके पहले भी सनातन था। अरे ये आप क्यों जान नहीं लीजिए। जाते हैं? फिर इधर उधर जा रहे हैं संदीप जी। संदीप जी, क्या कांग्रेस पार्टी आपको बाहर कर देगी? तो उससे पहले क्या सनातन कांग्रेस था, पार्टी इसका आपको- मतलब क्या आप क्यों भगवान नहीं राम जाते के हैं? मंदिर आज में सवाल नहीं पूछा जाएंगे? जा रहा है। आप बता के जाइए। अयोध्या जाने से डर क्यों लग रहा है? मथुरा आपका कोई क्यों नहीं गया? काशी क्यों नहीं जाते हैं? ये पूछा जा रहा है। आज बता के अब जाइए। उनको जवाब उनको देने बता ही दीजिए। नहीं रहे ना, दूसरे जगह जाओ। आप स्टूडियो में बैठे हैं, वो डिजिटली जुड़े हैं, डिजिटली जुड़े हैं। कितने बार हमने पैसा दिया, पता है आपको? क्या फर्जी बात करते हो? अता पता कुछ है नहीं, बस आ गए ये। अरे हम बता रहे ना हम क्या क्या किए हैं। सुनिए ना, सुनना सीखिए। आप ये कह रहे हो कि हम सनातन के लिए कुछ किए नहीं। ठीक है। और अब तक एक लार्जेस्ट स्तर पे जो बात, जो बहस का मुद्दा है, परिमार्जन की बात अभी आपने कहा परिमार्जन अब कब हुआ जी। तो ये कुछ लोगों को परिमार्जन हजम नहीं होता। जो इनकी एक रूढ़वादिता चली आ रही है। अगर जो हम हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को अधिकार देते हैं, इनके पेट में दर्द शुरू। कभी इन्होंने विरोध किया? नेहरू परिवार को क्या माना जाए? कभी इन्होंने विरोध किया? नेहरू मुझे परिवार तो को नहीं क्या लगता माना कभी जाए? इन्होंने विरोध किया। परिमार्जित स्वरूप आपका क्या है? आपका परिमार्जित स्वरूप क्या है? आप अभी स्पष्ट करके आप जाइए। सनातन के परिमार्जन को कहीं और से जोड़ देते हैं, कहते हैं ये सनातन का है ही नहीं, खारिज कर देते हैं। चलिए, बड़ी बहस है ये बड़ी बहस है और समय कम है। बड़ी बहस है ये, कुछ नहीं, बड़ी बहस है, समय कम है। हम लोग इस पर आगे एक कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। विनोद जी आप एक लाइन की टिप्पणी करें। लाल जी, त्रिपाठी जी बोल रहे हैं। त्रिपाठी जी आप पूरी बात कीजिए अपनी। देखिए, नारायण गुरु जी का संवाद 1925 में जब महात्मा गांधी का आप दोनों का पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट अभी उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन के बिना भी आप जो है हिंदू रहते हुए भी आप जो है अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, अपने आप को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, यही बात विजयन जी को समझा दीजिए। यही तो सनातन है। यही बात विजयन जी को समझानी है कि अगर जिसने परिमार्जन किया, जिसने परिवर्तन किया, वो भी सनातनी ही है। यही बात उनको समझानी है कि नारायण गुरु का संबंध कहीं अरब से या वेटिकन से नहीं है, वो सनातन के ही है। यही तो समझाना है उनको। लोग करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। ये बहस लंबी है। एक लाइन विनोद जी, एक लाइन विनोद जी, एक लाइन विनोद जी। सर त्रिपाठी जी,
त्रिपाठी विनोद जी क्या एक लाइन त्रिपाठी जी, बस मैं आप ही से निवेदन करूं, आपने बहुत शानदार समअप किया है और मैं तारीफ करता हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि गांधी जी से बड़ा सनातनी कोई नहीं था हिंदुस्तान में। ये बात सच जो है। गर्व से गांधी अपने को सनातनी हिंदू कहने पे गर्व करते थे और अपने कई जगह अपने लेखों में लिखा है कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं सनातनी हूं और मुझे इस पे गर्व है। सवाल इसका है कि आप गांधी के खाली सिर्फ टाइटल लगाने से गांधी जी के सिद्धांतों को मानना पड़ेगा, सही बात है, उनके दर्शन को मानना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव सनातन की परंपरा में खुद को स्वीकार किया है। बिल्कुल आप जिस तरह का ले रहे हैं तो आपके जवाब में योगी जी ने बटोगे कटोगे का जवाब दिया है। चलिए, ये बहस लंबी है, हम लोग करते रहेंगे इस पर बहस, क्योंकि ये चर्चा ऐसी है ना, जो भारतीय राजनीति में इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं कि हम लोग करते रहेंगे इस पर, नए साल में भी चर्चा करते रहेंगे। नमस्ते संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एसएन सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि कर्नाटक में एक बार फिर से ठेकेदार की आत्महत्या बड़ा मुद्दा बन गई, इसी पर बात करेंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि कर्नाटक में एक ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली है, तो विवादों में प्रियंक खरगे वहां के मंत्री आ गए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और कर्नाटक सरकार, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खरगे के इस्तीफे को लेकर बीजेपी ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है, विरोध प्रदर्शन कर दिए। दरअसल कर्नाटक में एक ठेकेदार की आत्महत्या का मामला ने कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रियंक खरगे के सहयोगी पर आरोप है कि बिना टेंडर दिए उन्होंने पैसे दे दिए। पैसे लेने के मामले ने राज्य में सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। सचिन पांचाल, उन्होंने प्रियंक खरगे के सहयोगी राजू कंपनूर पर आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली। सचिन पांचाल वो ठेकेदार थे। बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की इस मामले में, और आरोप है बीजेपी का कि खरगे जी दिल्ली में लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं और उनके कलबुर्गी में ठेकेदार सुसाइड करने को मजबूर हो जाएगा। कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री जी परमेश्वरन प्रियंक खरगे का हालांकि बचाव कर रहे हैं और सामने आकर कह रहे हैं कि सुसाइड नोट में प्रियंक खरगे का नाम तो नहीं लिखा है, इसलिए इस्तीफे का कोई मतलब है नहीं। आत्महत्या करने वाले ठेकेदार ने लिखा है कि उसे 1 करोड़ रुपए देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। बीजेपी ने 4 जनवरी का डेडलाइन दिया है कि इस केस को सीबीआई को सौंपें। बीजेपी का दावा है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने में भी आनाकानी कर रही थी, लेकिन बीजेपी के दबाव में प्रियंक खरगे के सहयोगी के खिलाफ अब एफआईआर तो दर्ज कर लिया गया। प्रियंक खरगे ने कहा इस बीच कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि राजू कंपनूर उसके दोस्त नहीं हैं उनके, लेकिन मेरे खिलाफ कोई सबूत हो तो दिखा दो। जो भी हो, एक नौजवान ठेकेदार को सत्ता और उसकी व्यवस्था में सुसाइड करनी पड़ी, ये तो सच है। तो गुनाहगारों को न्याय के कटघरे में इसलिए कटघरे से बाहर नहीं रखा जा सकता कि वो किसी मंत्री का दोस्त है। तो पूरे मामले पर कर्नाटक के पूर्व सीएम और भाजपा नेता जगदीश शेट्टार ने पूरे मामले का खुलासा किया और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। He committed suicide, and even in his death note, he clearly stated, because of closeness of Priyanka Karge, this so and so person has insisted for the asking for the some amount, and even 5 lakhs amount has been sent to the account of the wife of that person. That it shows that prima facie there is a corruption allegation is there, and because of pressure of that person, Chetan contractor suffered like anything. So here the responsibility on the Priyanka Karge. His close aid, it is not denied by, this fact is not denied by the Priyanka Karge. He admitted that fact. But only his contention is that my name is not specifically mentioned in the death note. So why I should resign from my ministership? I will not resign. तो जगदीश शेट्टार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं और दबाव में ठेकेदार ने, नौजवान ठेकेदार ने आत्महत्या की है।
तो प्रियंक खड़गे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। तो प्रियंक खड़गे ने कहा कि उन पर कोई भी आरोप अभी सिद्ध तो हुआ नहीं। Tell me or tell the people of Karnataka how this suicide is linked to either the government or to me. They are here to sort of establish their leadership. See, BJP is now a faction-ridden party in Karnataka. There is a tussle for leadership going on, and each one is trying to ensure one upmanship show within their leadership, and that's what they're trying to do. Have they been able to give one document, one single paper, one shred of evidence against what is happening? और पूरे मामले पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरन ने भी सफाई दी। Priyanka Kharge himself has clarified that there is no direct or indirect involvement of himself in any form. So why should he resign? तो क्या ये जो मामला है ये एक बार फिर से उस मामले की याद दिलाता है? बीजेपी सरकार के दौरान भी एक ठेकेदार ने ऐसे ही आत्महत्या की थी और उसके बाद बीजेपी को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस पर बात करने के लिए शुभा हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रही हैं और साथ में स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले शुभा से जरा अपडेट लेता हूं। शुभा, ये जो पूरा का पूरा मामला है शुभा, इसमें ठेकेदार ने क्या कुछ लिखा है, कुछ खुलासा किया है कॉन्ट्रैक्टर ने? जी, हम देख सकते हैं सचिन पांचाल जो सुसाइड किया है, इन्होंने साफ साफ लिखा था, सुसाइड डेथ नोट में लिखा था, जो उनका नाम था राजू कापनोर। इन्होंने राजू कापनोर कांग्रेस के नेता है और कांग्रेस के कई नेताओं के साथ इनके फोटोज भी था और इनके ऊपर जो इन्होंने बताया सचिन पांचाल ने जो उनको दबाव डालने पर इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और सुसाइड कर लिया था। लेकिन अब कांग्रेस वाले सहित प्रियंक खड़गे, डीके शिव कुमार जी, परमेश्वर जी बोल रहे हैं कि कोई इनके साथ सबूत नहीं है, साबित नहीं होने के कारण वो अपराधी नहीं है। लेकिन साफ तो यही है जो डेथ नोट हमारे सामने है और सचिन जो इन्होंने खुद अपने हाथों से लिखा है, इसके साथ इनका नाम भी है, जिसके चलते बीजेपी वालों ने जनवरी 4 तारीख को कलबुर्गी में प्रोटेस्ट का आयोजन किया, क्योंकि इस केस को सीबीआई को देने के लिए इनका वादा है। लेकिन कांग्रेस वालों ने सीबीआई को देने के लिए मना कर रहे हैं, ना इनको सबूत चाहिए ना इनको। ठीक है, लौटता हूँ आपके पास। ठीक है, लौटता हूँ। विनोद जी हमारे साथ जुड़े। विनोद जी, मुझे वो के ईश्वरप्पा वाला मामला याद आ रहा है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि उस समय के ईश्वरप्पा पर कितना दबाव बनाया इन लोगों ने। एक ठेकेदार की आत्महत्या का मामला था और बीजेपी को किस तरह सरकार गंवानी पड़ी। मिस्टर 40% 40% नाम रख दिया था बासवराज गौड़ा का। तो ये बताइए कि ये जो है इस मामले में क्या प्रियंक खड़गे ये कहकर बच सकते हैं कि नहीं हमारा तो नाम लिया नहीं? लाल जी, मैंने आपकी रिपोर्ट देख के मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि कितने मर्माहत करने वाली ये खबर है कि पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में बैठ के लोकतंत्र बचाओ की बड़ी बड़ी बात कहते हैं और उन्हीं के कुलवर्गी से जहां से वो आते हैं वहां एक नौजवान ठेकेदार इस सड़ी हुई व्यवस्था और सरकार के निकम्मेपन से हार जा के और वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है। जब आप प्रियंक खड़गे की बात आप सुना रहे थे तो प्रियंक खड़गे अभी तक इन्होंने ये नहीं कहा है कि राजू कंपोकार जो है वो उनसे उसका कोई रिश्ता नहीं है। इन्होंने कहा है कि वो हमारे दोस्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसमें गुनाहगार मैं भी हूं। तो अब सवाल ये है कि ये अपनी सफाई में चाहे जो भी कर ले, उनके पार्टी से जुड़ा हुआ है वो बंदा जिसके सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि 1 करोड़ रुपया देने के लिए उसको मजबूर किया जा रहा था, उस पर दबाव डाला जा रहा था। 15 लाख रुपया बिना टेंडर का उससे पैसा पहले इन्होंने ले लिया था। अब समझिए कि कितना दबाव उस नौजवान ठेकेदार ने झेला होगा कि लास्ट में उसने एक सुसाइड नोट लिख के और वो आत्महत्या करने बड़े सवाल हैं ये जिससे बच नहीं सकते प्रियंक खड़गे और वहां की सरकार। समय की कमी है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और शुभा आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील।